हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में वापसी कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। वापसी कहानी को उषा प्रियवंदा जी लिखे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उषा प्रियवंदा यानी कि लेखिका के जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, हिंदी की महिला कहानी लेखिकाओं में उषा प्रियवंदा अग्रणी हैं। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की। इसी विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापिका के रूप में कार्य करती रही। ठीक है, अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनकी कहानियाँ छपती रही। देखिए, ऐसे तो कहानी वाले पोर्शन में या जो कहानी के लेखक हैं, राइटर है, उनके जीवन के पोर्शन में लाइन बाय लाइन से प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए आप हर एक लाइन को ध्यानपूर्वक समझें। जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे जो पढ़ा है उससे ही प्रश्न आ जाएगा। जैसे कि वापसी कहानी के लेखिका या लेखक कौन है, तो उषा प्रियवंदा हैं। ठीक है, वो अंग्रेजी साहित्य में कहाँ तक की उपाधि हासिल किए, तो एमए की। ठीक है, कौन विश्वविद्यालय से एमए किए थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किए थे। ठीक है, और भी प्रश्न आएगा कि वो कहाँ किस विभाग में पढ़ाए, ठीक है, या किस विश्वविद्यालय में पढ़ाए थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही पढ़े थे और वहीं पढ़ाए थे। चलिए आगे देखते हैं। 55 खंभे लाल दीवार इनका ख्याति प्राप्त उपन्यास है। जो 55 खंभे लाल दीवार है ना, इनका ख्याति प्राप्त उपन्यास है। तथा जिंदगी और गुलाब के फूल इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आप एक एक याद रखिएगा। जैसे कि देखिए, उषा प्रियवंदा का 55 खंभे लाल दीवार इनका उपन्यास है। जिंदगी और गुलाब के फूल इनका कहानी संग्रह है। आधुनिक नारी के हार्दिक भावों की अभिव्यक्ति इनके कथा साहित्यों में हुई है। कथ्य और शिल्प की दृष्टि से इनके रचना संसार में प्रौढ़ता के दर्शन होते हैं। आधुनिक नारी के अंतःकरण में नए मूल्यों को स्वीकारने के लिए एक बेचैनी है। इसी बेचैनी की अभिव्यक्ति इनके कहानियों में हुई है। आज की सचेतन कहानियों में टूटती हुई आस्थाओं के बीच सक्रियता पर बल दिया गया है। उषा प्रियवंदा की कहानियों में भी सक्रिय जीवन बोध एवं गतिशील जीवन की सच्ची तस्वीर मिलती है। इनकी कहानी वापसी बहुत ही चर्चित है। कहानी वापसी पर इन्हें नई कहानियाँ का 1960 ईस्वी की सर्वश्रेष्ठ कहानी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। टूटते बिखरते पारिवारिक संबंधों एवं मानव मूल्यों की चरमराती तस्वीर इस कहानी में मिलती है। जिंदगी और गुलाब के फूल, दृष्टिकोण, मोहबंद आदि इनकी अन्य प्रसिद्ध कहानियां हैं। इन्होंने हमेशा शिल्पगत पच्चीकारी का विरोध किया है और किस्सा गोई को नकारा है। मैंने किस्सा गोई कहानियों को इन्होंने नकारा है। इनकी भाषा संयंत्र है, भावुकता एवं अलंकरण से पूर्णतः रहित है। उषा प्रियवंदा अपनी कहानियों की विषय वस्तु के प्रति तटस्थ रहकर विषाद एवं पीड़ा के स्वर को अभिव्यक्त करने में अत्यंत कुशल है। अब हम लोग वापसी कहानी का एक सारांश के बारे में जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, प्रस्तुत कहानी वापसी में एक सेवानिवृत्त व्यक्ति गजाधर बाबू की वापसी को दिखाया गया है। सेवानिवृत्त मतलब कि उनका नौकरी के बाद रिटायरमेंट हो चुका है, उनके जीवन के बारे में इसमें दिखाया गया है। गजाधर बाबू रिटायर होकर घर लौटते हैं कि अब आराम से रहेंगे, परंतु अपने घर में उनके साथ ऐसा सलूक होता है कि उन्हें वापस उसी जगह पर जाना पड़ता है जहां वे कार्य करते थे। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको गजाधर बाबू के रिटायरमेंट के बाद वाले दृष्टिकोण को यहाँ पास दिखाया गया है। गजाधर बाबू सोचते हैं कि घर पर जाएंगे, ऐसा आराम करेंगे, लेकिन ये सब के विपरीत परिस्थिति उनको झेलना पड़ता है। तो चलिए हम लोग अब कहानी की ओर वापस चलते हैं। देखिए, कहानी का नाम है वापसी।
गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई। 2 बक्स, डोलची, बाल्टी उन्होंने देखा। यह डिब्बा कैसा है गणेशी? और उन्होंने गणेशी से पूछा कि यह डिब्बा कैसा है गणेशी? गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला, घरवाली ने साथ को बेसन के कुछ लड्डू रख दिए हैं। कहा बाबूजी को पसंद थे, अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। गणेशी उनके मकान में काम करता था, जहाँ पास वो रेंट में रहते थे, जहाँ नौकरी करते थे वहाँ पास गणेशी काम करता था। तो गणेशी जी के वाइफ जो है ना, चूँकि गजाधर बाबू को रिटायरमेंट हो गया था, तो बहुत दिन से मान लेते हैं कि घुल मिलकर वो लोग रहते थे एक परिवार के जैसा। तो गणेशी का वाइफ जो है वो लड्डू बना करके उनके बैग में रख दिए थे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित स्नेही और आदरमय सहज संसार से उनका नाता टूट रहा है। देखिए, गजाधर बाबू को भी लग रहा था कि अब मेरा नाता यहाँ के व्यक्तियों से टूट रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से अब घर जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी उदास थे, परंतु घर जाने का खुशी उस उदासी मन से ज़्यादा थी। ठीक है, इसीलिए वो ज़्यादा उदास नहीं थे। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी बोला। गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला गजाधर बाबू से कि कभी कभी हम लोग का भी खबर लेते रहिएगा, कभी कुछ ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। तो गजाधर बाबू बोलते हैं कि कभी तुमको कुछ दिक्कत होगा तो हमको पत्र लिखना और इस अगहन तक अपनी बिटिया को शादी कर दो। ठीक है, गणेशी की बिटिया थी, शादी की उम्र की होगी, इसीलिए गजाधर बाबू बोले कि इस अगहन तक बिटिया की शादी कर लो। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा देंगे तो कौन देगा? गणेशी बोला कि अब आप लोग ही ना सहारा देंगे शादी करने के लिए। ठीक है, ऐसा बोला। आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। और गणेशी बोला कि गजाधर बाबू आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ और हौसला होता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिनमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। देखिए, जहाँ पास जो है उतने दिनों से वो गजाधर बाबू ड्यूटी कर रहे थे और अचानक उनका कमरा में सामान सब हट गया, तो ये आवश्यक है, ऐसे भी लगेगा कि हाँ, सामान सब हट जाने पर कमरा कुरूप लगने लगेगा। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे। जो भी पौधा वो लगाए थे, फूल फलवारी जो लगाए थे, वो सभी अगल बगल के लोग ले गए थे, क्योंकि अब गजाधर बाबू वहाँ से जा रहे थे, उन लोगों को पानी कौन देता पौधा को। और जगह जगह पर मिट्टी बिखरी हुई थी, पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछो एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। देखिए, उनको घर जाने की खुशी इतना ज़्यादा था कि यहाँ लोगों से बिछड़ रहे हैं, फूल बगीचा ये सब उखाड़ के बगल के लोग ले गए, लेकिन फिर भी उनके मन में उदासी का भाव नहीं है, क्योंकि घर का सीन चल रहा है दिमाग में कि घर जा रहे हैं। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश थे। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर घर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी। माने जब वो अकेले रहते थे तब वो मन ही मन सोचते थे कि जब वो अपने परिवार के साथ रह सकेंगे, इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। शहर में क्या किया था? एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादी भी कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चों और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा न हो। गजाधर बाबू खुद छोटा स्टेशन पर ड्यूटी करते थे, लेकिन अपने बीवी बच्चों को और अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए अपना एक शहर में भी मकान बनाए थे। उन लोगों को शहर में रखते थे। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी थे।
जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लेकर बच्चों में हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते, उन सब के चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा। मतलब जब ड्यूटी लगा था तो कुछ दिन सारा परिवार उनके डेरा पर ही, जहाँ नौकरी था वहीं ही रहता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद सब चल गए थे। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता। मैंने जब उनके परिवार के लोग गए थे तो खाली क्षणों में उनको घर में टिका नहीं जाता था। शिव प्रकृति के न होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहते और उनके स्टेशन से वापस आने तक गरम गरम रोटियां सेकती। मैंने गर्मी में भी जब वो ड्यूटी करके आते थे और जब उनका वाइफ उनके रूम में ही रहते थे तो हम उनके लिए ताज़ा ताज़ा गरम गरम रोटी बनाते थे। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती थी और बड़े प्यार से आग्रह करती थी कि खा लीजिए। जब वह थके हारे बाहर से आते, उनकी आहट पाव रसोई के द्वार पर निकल आती, ठीक है, और उनकी सलज आंखों से मुस्कुरा उठती थी। उनकी सलज आंखें जो थके हार के आते थे अपने वाइफ को देख करके मुस्कुराने लगते थे। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात भी याद आती और वह उदास हो उठते जब वह अकेले रूम में हो गए थे। अब कितने वर्ष बाद वह अवसर आया था जब वे फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे अपने घर को। टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कहो की आवाज़ आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खांसे अंदर चले आए। उन्होंने देखा कि जो उनका बड़ा लड़का था नरेंद्र, वो रात्रि की फिल्म देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था और बसंती हंस हंस कर दूहरी हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन आंचल या घूंघट का कोई होश न था और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। तो घर में जैसे एंटर करते हैं गजाधर बाबू, ये सब देखते हैं। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा। ठीक है, गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सीट पिटाकर कहा कि कुछ नहीं हो रहा था बाबूजी। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वह अब भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे कि सब कुंठित हो गए। मैंने सब उस आनंदित से अलग हो गए, सावधान हो गए जैसे कि। इससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। अपनी बेटी से बोलते हैं कि चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? अपने डॉक्टर से पूछता है। बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा। अभी आती ही होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी और बोली, कभी आते ही होंगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठा, खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बिट्टी, चाय तो फीकी है, लाइए चीनी डाल दो। बसंती ने बोला कि लाइए चीनी डाल देती हूँ। रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएगी तभी पी लूँगा। अपनी बेटी से बोलता है गजाधर बाबू कि रहने दो, तुम्हारे अम्मा जब आएगी तो पी लूँगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्घ्य का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति को कहते हुए तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। ठीक है, अपने मम्मी को देखते हुए बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी कड़क उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही है। और उन्होंने बोला,
पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तन को देखा। गजाधर बाबू जूठे बर्तन को देखा, फिर कहा, सारे में जूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर न मिला तो एक बार और ऊंच स्वर में फिर पति को देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। मैंने नौकर को चाल की, लेकिन नौकर चाल नहीं किया, तो अपने पति को देख करके बोला कि शायद बहू ने बाजार भेजा होगा नौकर को, और एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई गजाधर बाबू की वाइफ। ठीक है, आगे देखिए। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई, जो रोज़ सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूरियाँ और जलेबियाँ बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते थे, जलेबियाँ और चाय लाकर रख देता था। चाय भी कितना बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई वाली चाय। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुँचे, गणेशी ने चाय पहुँचाने में कभी देर नहीं की। मन ही मन ऐसे गजाधर बाबू सोच रहे थे, क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों में व्याघात पहुँचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खींच में निकल जाता है, इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बांटता। उनकी वाइफ ऐसे बोल रही थी, गजाधर बाबू ये सुन रहे थे। बहू क्या किया करती? गजाधर बाबू ने पूछा कि बहू क्या किया करती है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज़ दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती आज शाम का खाना बनाने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी, ऐसा गजाधर बाबू ने बोले। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, शरीर में अब शक्ति नहीं बची है, तुम हो तुम्हारी भाभी है, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए, ऐसा गजाधर बाबू बोले। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता, लगे कैसे, शीला से ही फुर्सत नहीं, बड़े बड़े लड़के हैं उसके घर में, हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता, मना करूँ तो सुनती नहीं। मैंने अपने बेटी की शिकायत गजाधर बाबू से कहती है। चलिए आगे देखिए। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार में सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अवस्थित्व का अनुभव करने लगते। उन्हें याद हो आती उन रेल गाड़ियों की जो आती थोड़ी देर रुक रुक कर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब अपना प्रबंध किया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह एक और अचारों, मर्तबान, दाल, चावल के कनस्तर और घी के डिब्बे से घिरा हुआ था। मैंने उसके रूम में पूरा सामान पैक था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयाँ दरियों में लिपटी और रस्सी में बंधी रखी थी। उनके पास एक बड़े से टीन के बक्स में घर भर के गर्म कपड़े थे। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे क्योंकि पूरा कमरा भरा था। घर का दूसरा कमरा अमर और बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आई बेंत की 3 कुर्सियां का सेट पड़ा था। सोफा सेट पड़ा होगा। कुर्सियों पर नीली गद्दी और बहू के हाथों के कढ़े कुशन उसमें लगाए हुए थे। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा, अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। उन्होंने
ऐसा बोला कि अब चूंकि कमीनी ठप हो गया है तो घर का जो पैसा है अब कुछ कुछ कम कीजिए, खर्चा कम कीजिए, कुछ पैसा बचाइए। सभी खर्चे तो वाजिब वाजिब है, किसका पेट काटूं। यही जोट गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़ा। उनके पत्नी ऐसा बोले कि सभी जो खर्चा है तो सभी सही है, तो किसका खर्चा काटें। हम तो कुछ खर्चा भी नहीं करते हैं, न मन का खाया न मन का पहना ओढ़ा कभी। गजाधर बाबू ने आहत बीसवीं दृष्टि से पत्नी को देखा। उसने अपनी हैसियत छिपी न थी। उसकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती, यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। मैंने वो सोच रहे थे गजाधर बाबू कि ठीक है, पत्नी को कमी है तो उसको आराम से वही चीज़ प्यार से कहना चाहिए, लेकिन वो दूसरे तरीका से उल्लेख कर रही है। उसने यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो तो उन्हें चिंता कम और संतोष अधिक होता, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार थे। ऐसे उनकी पत्नी उनसे बिहेव करने लगी। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ, ऐसे गजाधर बाबू अपने वाई से बोले। घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपयों से ही आदमी नहीं होता, गजाधर बाबू ने कहा, और कहने के साथ ही अनुभव किया यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसे कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से। गजाधर बाबू की वाइफ ऐसे बोले कि हाँ, बड़ा सुख है हमको बहू से। आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी पहले, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उसके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। ऐसा अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे हैं। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडोल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निसंग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उसकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। देखा, बहू चौका खुला छोड़ आई, बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी तो खाने को है, अब क्या खिलाऊंगी। वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं है, कमाने वाला हाड़ तोड़कर यहाँ चीज़ें लूटे। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का नहीं है। मैंने उनके वाइफ ऐसे बोले कि एक दिन रसोई में भी गई तो दाल की डिबिया या घी की डिबिया सारा उल्हेड़ दी। ठीक है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। ओठ भींच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर लिया। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कौर तक निगला न जा सके। मैंने बहुत खराब बनाई थी। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए थे, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती सुनकर बोली, तो न खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है। तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था। नरेंद्र बसंती से चिल्लाया कि तुमसे कौन बोला था खाना न बनाने के लिए। तो बसंती बोली, बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है, नरेंद्र ऐसे बोला। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथों से कुछ बनाकर उसे खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाने तक का सहूर नहीं आया। अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती है, पत्नी ने उत्तर दिया ऐसा। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो बसंती। बसंती जवाब दिया कि पड़ोस में शीला के घर। नरेंद्र उनके बाबूजी बोले कि कोई जरूरी नहीं है, अंदर जाओ पढ़ो। गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा कि कोई जरूरी नहीं है, अंदर जाके पढ़ो। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने जाते थे।
लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम में मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हो गई। पत्नी की बात उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया, बसंती की शादी जल्द ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े के जो दरवाज़ा था उससे चली जाती। गजाधर बाबू ने दो एक बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को और उनको रोष हुआ। लड़की के इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उसकी पत्नी ने सूचना दी और अमर अलग रहने की सोच रहा है। ऐसे सोच ही रहे थे कि लड़की होकर ऐसे ही गुस्सा, हम खाली इसको जाने के लिए मना किए तो हमसे नहीं बोल रही है। तभी उसकी पत्नी सूचना दे दी कि अमर अब अलग रहने के लिए सोच रहा है। गजाधर बाबू पूछते हैं चकित होकर के, क्यों अलग होना चाहता है वो? पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनकी कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं है। अमर को अब भी वह छोटा सा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। हमारे आने के पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू अमर से पूछे थे। पत्नी ने सिर हिलाकर बताया कि नहीं। पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को कोई रोक टोक नहीं थी। अमर के दोस्तों का प्रायः यहीं अड्डा जमा रहता था और अंदर से नाश्ते चाय तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई जरूरी नहीं है। अगले दिन वह सुबह घूमकर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर आकर पूछने वाले ही थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुंह खोला कि वह कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रसोइयों और कनस्तरों के माध्यम से अपनी चारपाई लगी पाई। मैंने पत्नी के जो रूम में भरा हुआ था सामान, उसी में चारपाई पाया अपना। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो तो तन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते थे, पर आते आते थक उठते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आया। निश्चित जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल की पहियों में खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजीमल की मील के कुछ लोग भी कभी कभी पास आ बैठते थे, वही उनका दायरा था। वही उनके साथी सेठ रामजीमल की मील के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते थे, वही उनका दायरा था, वही उनके साथी थे। वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी नहीं मिला, क्योंकि रूम पर रहते थे तो पहले बहुत सी अपने घर के बारे में सोचते थे। लेटे हुए वो घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में दो गौरैयों का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल न देंगे। यह गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह यही है तो यहीं पड़े रहेंगे, लेकिन घर में दखल नहीं देंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वह वहाँ चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उसे दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू ने कुछ नहीं बोला। नरेंद्र मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपए दे दिए। बसंती काफ़ी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रहती तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, पर उन्हें सबसे बड़ा गम था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें से कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं इससे अनजान ही सब लोग बने थे, बल्कि उन्हें
पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। मैंने उनको पत्नी को भी अब शांति लगने लगा। कभी कभी कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे, ऐसा पत्नी उनसे बोली। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी वह बच्चे के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है, माने जो धन पैसा कमा कमा कर उनको देने वाला है, ऐसा उनको महसूस हुआ। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने के अधिकारी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह तो 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी बन गई है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह नहीं रहा। किसी बात में हस्तक्षेप ने करने की निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण में एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीन में डूब गई थी। गजाधर बाबू अब मन ही मन उदास रहने लगे कि मेरा इस परिवार में कुछ वैल्यू ही नहीं है, मैं सिर्फ धन कमा के देने वाला ही था। आगे देखिए, इतने सब निश्चयों के बावजूद गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभाव अनुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की हर चीज़ में पैसा बचाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। ऐसे बोल रहे थे गजाधर बाबू से उनकी पत्नी नौकर के बारे में। गजाधर बाबू को बार बार यह महसूस होता रहता है कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है। छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया और बोला कि जाओ नौकर, तो अब तुमको छुट्टी हो गया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिए। अमर बोला, क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है, ऐसे पुतोह बोली। यह वार्तालाप बहुत सीधा था, पर जिस टोन में बहू बोली थी गजाधर बाबू खटक गया, माने उरेबी बोली थी वह। उस दिन भी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र की माँ कहने लगी, नरेंद्र से माँ जो है कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं, बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिए। अगर बाबूजी यही समझे कि मैं साइकिल पर गेहूँ रखा आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं हो पाएगा। हाँ माँ, बसंती का स्वर था, हाँ माँ, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा बसंती भी बोली। बूढ़े आदमी अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहे। हर चीज़ में दखल क्यों देते हैं, ऐसा अमर बोला कि हर चीज़ में बाबूजी काहे दखल देते हैं। पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी पत्नी को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। ऐसे भी गजाधर बाबू के वाइफ बोले। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर अपनी कोठरी में आई तो बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी पिटाई। वो सब सोच रहे थे ना कि गजाधर बाबू आज घूमने गए हैं, लेकिन उस दिन गजाधर बाबू घूमने नहीं गए थे। तो पत्नी उनके रूम में आए और बिजली जलाई तो देखी कि गजाधर बाबू सोए हुए हैं, तो उनकी पत्नी पिटा गई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुपचाप आंखें बंद किए हुए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ में लिए निकली और आंचल से पोंछती पास आ खड़ी हुई। मैंने हाथ उनका भीगा हुआ था और आंचल से पोंछती हुई बाहर आ गई उनकी पत्नी। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। गजाधर बाबू अपने वाइफ से ऐसे बोले। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। कुछ रुककर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि
वर्षों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूँगा। खैर, परसों जाना है, तुम भी चलोगी? तो उनकी पत्नी बोलती है मैं। पत्नी सबको कहा और बोलते हैं मैं चलूँगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सियानी लड़की, इन सबको कौन संभालेगा? बातचीत में काट गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तार बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का टीन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डबिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी दृष्टि और देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए तो बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछलकर कहा, भैया हमें भी चलना है सिनेमा। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोर दान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तर के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने की भी जगह नहीं रही। तो दोस्तों, इस कहानी में बेसिकली यही सीख मिलता है कि एक आदमी अपने जीवन का 35 साल अकेले रहकर रूम में ड्यूटी करता है और घर आने के बाद उसके जो मन में भाव चल रहा था कि अपने घर में सभी से अच्छे से प्रेम मोहब्बत के साथ जीवन यापन करेंगे जो बचा हुआ समय था, लेकिन ऐसा नहीं मिलता है। इसके विपरीत परिस्थिति गजाधर बाबू को झेलना पड़ता है। तो यही सब कहानी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया था। तो चलिए हम लोग इस सब चैप्टर से संबंधित अब महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। दोस्तों देखिए, वापसी किस विद्या की रचना है? तो ये कहानी है। वापसी किसकी कहानी है? तो उषा प्रेमवंदा जी का कहानी है। उषा प्रेमवंदा ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। वापसी कहानी में कथानायक कौन है? तो गजाधर बाबू। वापसी के कथानायक कहाँ से अवकाश प्राप्त किए थे? तो रेलवे की नौकरी से। गजाधर बाबू को बाद में कहाँ नौकरी करनी पड़ी? तो चीनी मिल में। वापसी कहानी के में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व है। वापसी एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की कहानी है। कहानी में सेवानिवृत्त होकर घर लौटे गजाधर बाबू को अपने ही घर में पराया कर दिया जाने के कटु अनुभवों को चित्रित किया गया है। उषा प्रेमवंदा द्वारा रचित वापसी कहानी पारिवारिक संबंधों की संवेदनहीनता पर आधारित है। उषा प्रेमवंदा ने अपनी कहानियों में पारिवारिक जीवन की परिवर्तित व्यवस्था एवं प्रेम संबंधों के बदले स्वरूप को अभिव्यक्त प्रदान किया है। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी थे। गजाधर बाबू किसके उपेक्षा के पात्र थे? तो परिवार के। उषा प्रेमवंदा की कहानी किस पर आधारित है? तो पारिवारिक समस्याओं पर। गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी करने के बाद रिटायर हो गए? तो 35 साल तक नौकरी किए। वापसी पार्ट में गजाधर बाबू बसंती को कहाँ जाने से मना किए? तो शीला के घर जाने से। गणेशी कौन था? तो गजाधर बाबू के घर में खाना बनाने वाला था। वापसी कहानी का मुख्य पात्र कौन है? गजाधर बाबू है। गजाधर बाबू की बड़ी बेटी का नाय क्या बताया गया? तो नाम उनका कांति बताया गया। गजाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे? तो रेलवे क्षेत्र में। गजाधर बाबू ने कुल कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे गजाधर बाबू के। आप अकेले क्यों बैठे हो? बच्चे कहाँ चले गए? गजाधर बाबू से यह कथन किसने कहा? गजाधर बाबू के वाइफ ने। गजाधर बाबू को कहाँ नौकरी मिल गई? तो सेठ रामजी मल के चीनी मिल में। गजाधर बाबू के छोटे बेटे और बेटी युवा पीढ़ी के किस विचारधारा के थे? तो स्वच्छंदवादी थे। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न सोल्व करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि वापसी किस विद्या की रचना है? तो यह कहानी है। वापसी किसकी कहानी है? तो उषा प्रेमवंदा जी की कहानी है। उषा प्रेमवंदा एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे? ठीक है, तो फटाफट बताइए। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। वापसी कहानी में कथानायक कौन है? तो है गजाधर बाबू। वापसी के कथानायक कहाँ से अवकाश मिला था? तो रेलवे की नौकरी से। रिटायर होकर गजाधर बाबू कहाँ आते हैं? तो अपने घर को आते हैं। गजाधर बाबू को बाद में कहाँ नौकरी मिल गई थी? तो चीनी मिल में। उषा प्रेमवंदा का जन्म कब और
कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1930 को कानपुर में हुआ था। इनमें से कौन से पात्र वापसी कहानी में नहीं है? तो रमेशी जो है ना, इसमें नहीं है। ठीक है, वापसी कहानी में पात्र हैं, तो वापसी कहानी में उपरोक्त सभी पात्र जो शामिल हैं। वापसी कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो गजाधर बाबू मुख्य पात्र हैं। गजाधर बाबू की बड़ी बेटी का नाम बताना है, क्या था? तो उनका नाम कांति था। उषा प्रेमोदा कहाँ से एवं किस विषय में PhD की उपाधि प्राप्त किए थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो किए थे उपाधि प्राप्त। ठीक है, अंग्रेजी में। आगे इसके बाद की वापसी पाठ के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू कितने उनके गजाधर बाबू के बेटे थे? तो गजाधर बाबू के दोस्तों 2 बेटे थे। गजाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे? तो रेलवे में। गजाधर बाबू को कुल कितने बच्चे थे? तो 4 बच्चे थे। गजाधर बाबू किस रेलवे स्टेशन पर कार्य करते थे? तो गजाधर बाबू जो हैं दोस्तों वो रानीपुर रेलवे स्टेशन पर कार्य करते थे। गजाधर बाबू के घर कितने कमरे थे? तो गजाधर बाबू के घर में 3 कमरा था। गजाधर बाबू की चारपाई कहाँ लगा दी गई थी? तो गजाधर बाबू की चारपाई बैठकी में लगा दी गई थी। गजाधर बाबू किसके उपेक्षा के पात्र बने थे? तो गजाधर बाबू जो हैं वो अपने परिवार की उपेक्षा का पात्र बने थे। उषा प्रेमोदा की कहानी किस पर आधारित होती है? तो उषा प्रेमोदा की कहानी जो है वो पारिवारिक समस्याओं पर आधारित होती है। गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद घर रिटायर होकर आ रहे थे? तो 35 साल की नौकरी के बाद। आगे है कि वापसी पाठ में गजाधर बाबू बसंती को कहाँ जाने से मना करते हैं? तो शीला के घर जाने से मना करते हैं। आगे देखिए, आगे है दोस्तों कि गणेशी कौन था? तो गजाधर बाबू के जो डेरा था जहाँ वो नौकरी करते थे वहाँ खाना बनाता था। तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो है वो किसने कहा था दोस्तों? तो यह कथन बोला था नरेंद्र ने बसंती से। गजाधर बाबू ने रेलवे में नौकरी के दौरान उनका सहयोग कौन था? उनका सहयोगी जो है वो उनका सहयोगी कौन था? तो गणेशी था। अगर बाबूजी यह समझते हैं कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसाने जाऊंगा तो यह मुझसे नहीं होगा, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह जो कथन है यह कथन नरेंद्र का है। गजाधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं में सम्मानित नहीं है। क्या उनके चारित्रिक सम्मानित नहीं है? कुटिलता नहीं है, बाकी सब चीज़ है। आप अकेले क्यों बैठे हो और बच्चे कहाँ चले गए? कौन बोले? तो गजाधर बाबू के पत्नी बोले। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः कहाँ रहते थे? तो गजाधर बाबू जो है वो नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहते थे। रोज़ सुबह पैसेंजर आने से पहले गणेशी गजाधर बाबू के लिए क्या ला कर रख देता था? तो वो जो है ना दोस्तों वो गजाधर बाबू के लिए पूरियाँ और जलेबी और चाय रख देता था। किसने निश्चित किया कि घर के किसी मामले में दखल नहीं देंगे? तो गजाधर बाबू ने निश्चित किया। गजाधर बाबू के लिए क्या मधुर संगीत की तरह था? तो जो रेलवे की पहियों में खटखट आवाज़ थी ना वो। गजाधर बाबू को कहाँ नौकरी मिल गई थी? तो सेठ रामजी मल के चीनी मिल में उनको नौकरी मिल गया था। गजाधर बाबू स्वभाव में किस प्रकार के थे? तो गजाधर बाबू स्वभाव में स्नेही थे। गणेशी के घरवाली ने गजाधर बाबू के लिए डिब्बे में क्या रख दिया था? तो बेसन का लड्डू रख दिया था। आगे है संसार की दृष्टि से गजाधर बाबू की जीवन कैसा कहा जा सकता है? तो उनका जीवन जो है वो सफल कहा जा सकता है। वापसी कहानी में शीर्षक उपयुक्त किस प्रकार से माना जाता है? तो ये माना जाता है कहानी वापसी की घटना पर केंद्रित है इसीलिए। कथा का प्रारंभ गजाधर बाबू के घर वापसी से इसीलिए। कथा का अंत में गजाधर बाबू घर वापस से होता है इसीलिए, यानी कि उपयुक्त सभी। वापसी कहानी का उद्देश्य क्या है? तो वापसी कहानी का उद्देश्य यही है कि पारिवारिक विसंगतियों तथा बिखराव को इंगित करना। और अंत में है कि गजाधर बाबू के बेटे बहू और बेटी युवा पीढ़ी के किस विचारधारा के लोग थे? तो वो थे स्वच्छतावादी विचारधारा के वो लोग थे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।